फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। मसलन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज़ प्रोफेसर पीटर इनसे शदीद नफरत करता था। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो जिन्नाह भी अपनी ट्रे लेकर इसी टेबल पर बैठ गए। प्रोफेसर को अच्छा ना लगा और इसने जिन्नाह से कहा, क्या आपको नहीं पता कि एक परिंदा और सूर साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? जिन्नाह ने पूरी इत्मीनान लहजे में जवाब दिया कि परेशान ना हो, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी मैं यहाँ से उड़कर दूसरी मेज पर बैठ जाता हूँ। खुद हज़रत जिन्नाह के इस हाजिर जवाबी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और इसने इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन प्रोफेसर ने जिन्नाह से सवाल किया कि अगर तुम्हें रास्ते में 2 बैग मिलें, एक में दौलत और दूसरे में दानाई हो, तो तुम किसको उठाओगे? जिन्नाह ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि दौलत को। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ ये जवाब दिया कि मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाले बैग को उठाता। जिन्नाह साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हर इंसान वही चीज़ चाहता है जो इसके पास नहीं होती। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इसके अलावा वकालत में भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के कुछ उसूल थे जिनसे वो तजावुज़ नहीं करते थे। मसलन एक ताजर एक मुकदमा लेकर आपके पास हाजिर हुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इस मुकदमे में मेरी वकालत करें। इस ताजर ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से इनकी फीस पूछी तो आपने फरमाया, मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं, दिन के हिसाब से फीस लेता हूँ। मुवक्किल ने दरियाफ्त किया, कितनी फीस? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया कि 500 रुपए फी पेशी। मुवक्किल ने कहा कि मेरे पास इस वक्त 5000 रुपए है, आप 5000 रुपए में मेरा मुकदमा लड़ें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया कि मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता। हो सकता है कि ये मुकदमा तूल पकड़ जाए और ये रकम नाकाफी हो। बेहतर है कि आप कोई और वकील कर लें, क्योंकि मेरा उसूल है कि मैं फी पेशी फीस लेता हूँ। चुनांचे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी फरासत से मुकदमा 3 पेशियों में ही जीत लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपए वसूल किए। ताजर ने इस कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 रुपए पेश करना चाहे तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया, मैंने अपना हक ले लिया है, और जायद रकम लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में फरमाया, मोहम्मद अली जिन्नाह को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स खयानत कर सकता है। नाज़रीन इकराम, इनकी जहानत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक मरतबा आप पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हुए, जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक एक खातून भी इसी डिब्बे में सवार हो गई। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं, जब ट्रेन अपने सफ़र की तरफ रवाना हुई तो मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। अभी चंद लम्हे गुजरने पाए थे कि इस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे 1000 रुपए दो, वरना मैं ट्रेन की ब्रेक खींचकर चीखूं चिल्लाऊंगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं कि मैं खामोश रहा, क्योंकि सूरत हाल बहुत शर्मनाक थी और सफ़र भी लंबा था। उसने 2 से 3 मरतबा अपनी डिमांड का इजहार किया, लेकिन मैं खामोश ही रहा और यूं महसूस करवाया जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता। आखिर वो मेरी इस हरकत से बहुत हैरान हुई और उठकर मेरा बाजू पकड़कर यही बात दोहराई। कायद-ए-आज़म कहते हैं कि इसका ये करना था कि मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और इशारा किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। और फिर मैंने इसे एक कागज और कलम दी ताकि वो अपनी बात लिखकर मुझे समझा सके। इसने गुस्से में वो पेपर पकड़ा और लिख दिया कि मुझे 1000 रुपए दे दो, वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगाऊंगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह फरमाते हैं कि बस इसका ये लिखना था कि मैंने वो पेपर अपनी जेब में डाला और ट्रेन की एमरजेंसी ब्रेक खींच दी। चंद ही लम्हों में ट्रेन रुकी, वहां पर मौजूद गार्ड मेरी तरफ आया और मैंने वो पेपर इसे थमा दिया और यूं इस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं अपने सफर की तरफ चल पड़ा। वो मजीद फरमाते हैं कि इस हादसे के बाद मैंने इरादा किया कि अब कभी भी खाली डब्बे में नहीं बैठूंगा, बल्कि पब्लिक के साथ ही सफर करूंगा। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इस तरह एक और वाकया जुबान ज़दे आम है कि एक मरतबा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपने ड्राइवर के हमरा कहीं जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक खातून मिली जिसने लिफ्ट का मुतालबा किया। रात का वक्त था और दीगर ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब न थी। चुनांचे इस सूरत हाल को देखते हुए आपने इस खातून को अपने साथ सवार कर लिया। सफर गुजरता रहा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपनी सिगरेट पीने में मसरूफ थे। खैर, अब इस खातून की मंजिल आई तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि इस आदमी ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग आपके खिलाफ थे, इसलिए सब मिनटों में जमा हो गए। कायद-ए-आज़म ने अपनी सिगरेट लोगों के सामने करते हुए एक झटका दिया तो सिगरेट के ऊपर जो गुल सा बन जाता है वो नीचे गिर गया। तब आपने फरमाया कि अगर मैंने इस खातून के साथ ज्यादती करने की कोशिश की होती तो अभी तक इस सिगरेट के ऊपर यह गुल ना होता।
بلکہ زور زبردستی کی وجہ سے گر جاتا، لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ نولی فیکٹری کے دوستوں، وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور اس سے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ سن کر طیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے لاکھ جان چھڑانا چاہی، لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بالآخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ نولی فیکٹری کے دوستوں، محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ خواتین حضرات، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہوگی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کا اگلا حصہ بھی بنائیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹس باکس میں قائد اعظم زندہ باد لکھ دیں۔ اگر کومنٹس کی تعداد زیادہ ہوگی تو ہم آپ کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم سے متعلق مزید دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔